एक चर्च के सामने हंगामा किया गया, हनुमान चालीसा पढ़ा गया। लखनऊ के अंदर एक चर्च के सामने वहां पर हंगामा किया गया, हनुमान चालीसा पढ़ा गया। क्या बजरंगबली जी ने आपसे कहा है कि चर्च में जाके हनुमान चालीसा पढ़ो? क्या भगवान श्री राम ने आपसे कहा है कि मस्जिद के सामने वतन ही ना होगा तो क्या बांटिएगा? ये कब तक मजहबी नशा बांटिएगा? ये मंदिर, ये मस्जिद, शिवालय की जिद में वतन ही ना होगा तो क्या बांटिएगा? पहले हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, फिर हिंदू को सिख से लड़ाओ, फिर हिंदू को ईसाई से लड़ाओ, फिर हिंदू को हिंदू से लड़ाओ, जाट को गैर जाट से लड़ाओ, मराठा को गैर मराठा से लड़ाओ, दलित पिछड़े सवर्ण को आपस में लड़ाओ। धन्यवाद मान्यवर, आपने महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मान्यवर, पूरे आदर और सम्मान के साथ, महामहिम राष्ट्रपति जी के प्रति पूरे आदर और सम्मान के साथ कुछ असहमति के बिंदु हैं जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। यहां पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसका जिक्र हुआ। सरकार और भारत के प्रधानमंत्री बार बार इस बात को कहते हैं, लेकिन इस देश के अंदर जो घटित हो रहा है वो बहुत विचलित करने वाला है मान्यवर। अभी दिग्विजय सिंह जी ने जिक्र किया कि 30 जनवरी को हम लोगों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई और उस दिन तमाम वीडियो, उनके पुराने वीडियो, पुराने स्पीचेस, पुराने तमाम उनकी बातें सोशल मीडिया पे वायरल हुई मान्यवर। और उसी बीच एक तस्वीर वायरल हुई। वो तस्वीर थी उन हत्यारों की जो अदालत में बैठ के हंस रहे थे, उस जमाने की तस्वीर, जिसमें नाथूराम गोडसे भी था और उसके साथ तमाम और लोग थे, हंस रहे थे, उनके मन में कोई चिंता नहीं थी। आप कह रहे हैं गांधी जी की हत्या से आरएसएस का कोई लेना देना नहीं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आइए हम सब लोग मिलकर उस विचारधारा की हत्या करें जिस विचारधारा ने गांधी की हत्या की। उस विचारधारा की हत्या करें मानव, जिस विचारधारा ने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, अहिंसा के पुजारी को हमसे छीना। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा है। देश में तमाम घटनाएं हो रही हैं। पिछले दिनों बरेली में एक चर्च के सामने हंगामा किया गया, हनुमान चालीसा पढ़ा गया। लखनऊ के अंदर एक चर्च के सामने वहां पर हंगामा किया गया, हनुमान चालीसा पढ़ा गया। क्या बजरंगबली जी ने आपसे कहा है कि चर्च में जाके हनुमान चालीसा पढ़ो? क्या भगवान श्री राम ने आपसे कहा है कि मस्जिद के सामने जाके रामचरितमानस का पाठ करो? अगर आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, रामचरितमानस का पाठ करना है, राम जी के मंदिर में जाइए, वहां से कुछ आशीर्वाद लेकर आइए अपने लिए और इस देश के लिए। लेकिन वतन को बांटने की कोशिश मत कीजिए, वतन को बांटने की कोशिश मत कीजिए। मान्यवर, ये मंदिर, ये मस्जिद, ये शिवालय की जिद में वतन ही ना होगा तो क्या बांटिएगा? ये कब तक मजहबी नशा बांटिएगा? ये मंदिर, ये मस्जिद, शिवालय की जिद में वतन ही ना होगा तो क्या बांटिएगा? आप इस देश को बांटने का काम कर रहे हैं। एक विचलित करने वाला वीडियो उस दौरान आया मान्यवर। 25 दिसंबर के पहले जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी की एक महिला नेता चर्च के अंदर घुसती है, घुसकर वहां एक नेत्रहीन महिला के साथ हाथापाई करती है और उसकी जो मासूम बच्ची बैठी रहती है उसको ये कहती है कि तुम इससे गलत काम कराने के लिए लाती हो। ऐसा समाज आप बना रहे हैं, ऐसा हिंदुस्तान बना रहे हैं। पूरी दुनिया में आप ऐसे विश्वगुरु बनेंगे। आज ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, यूएस में, न्यूजीलैंड में, दुनिया के अलग अलग देशों में जो लोग भारतीय रहते हैं उनको कितनी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती होगी कि आप उनके धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से उनको यहां पे पूजा अर्चना, इबादत, प्रेयर नहीं करने दे रहे हैं। यह हो रहा है मान्यवर इस देश के अंदर। इसलिए नफरत की राजनीति को पहले मारना होगा
और आपकी नफरत की राजनीति रुक नहीं रही है, वो असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। पहले हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, फिर हिंदू को सिख से लड़ाओ, फिर हिंदू को ईसाई से लड़ाओ, फिर हिंदू को हिंदू से लड़ाओ, जाट को गैर जाट से लड़ाओ, मराठा को गैर मराठा से लड़ाओ, दलित पिछड़े सवर्ण को आपस में लड़ाओ। अभी आप एक बिल लेके आए, उस बिल के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कह के रोक लगा दिया कि यह बिल तो अस्पष्ट है, इसमें कोई स्पष्टता नहीं है इस बिल में। आप क्यों ऐसा बिल लेके आए जिसके कारण से पूरे देश का माहौल खराब हुआ? आपने झगड़ा कराया दलितों यूजीसी का बिल, और आप इक्विटी बिल जो लेके आए, आपने कहा इक्विटी कमेटी जो बनेगी, उसको लेके आपने जो इक्विटी कमेटी बनाई उसमें तमाम बातें आपने ऐसी लिखी, पूरे देश में आपने झगड़े का माहौल क्रिएट किया। आप कभी भी और कहीं भी दलितों और पिछड़ों और आदिवासियों के हितैषी रहे ही नहीं है। आपका संगठन, आपकी विचारधारा, आपकी मातृ संस्था आरएसएस, वहां तो 100 साल तक आज तक एक भी दलित, पिछड़ा और आदिवासी आरएसएस का प्रमुख नहीं बना। यह सच्चाई है आपकी। आप हल्ला मचा रहे थे कि देखो हमने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए कितना शानदार बिल हम लेके आए, कितना शानदार हमने काम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बिल अस्पष्ट है। आपने इस देश के अंदर विश्वविद्यालयों में आरक्षण को खत्म किया है, यह सच्चाई है मान्यवर। दलित, पिछड़े, आदिवासियों के लिए जो प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति होनी चाहिए, 80% से ज्यादा पोस्ट खाली पड़ी हुई है विश्वविद्यालयों में। और जो चीज आपके हाथ में है, आप दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हितैषी कैसे हैं? 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, जिसमें से 38 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सिर्फ और सिर्फ सवर्ण जाति के लोग वीसी हैं, और 7 में दलित, पिछड़े और आदिवासी हैं। तो आप बताइए जी, आप बताइए, आप मुझे बताइए, आपको 45 में से 38 सिर्फ एक जाति के, सवर्ण जाति के लोग मिल रहे हैं, और बाकी 7 आपने पिछड़ा, दलित, आदिवासी बनाया, और आप कहते हैं आप दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हितैषी हैं। किसमें? मैं वीसी की बात कर रहा हूं, वीसी की बात कर रहा हूं, वीसी की बात कर रहा हूं। वीसी की नियुक्ति आप करते हैं, वीसी की नियुक्ति आप करते हैं। इसका मतलब दलित, पिछड़ा और आदिवासी बीसी बनने योग्य नहीं है, यह आपकी मानसिकता है। इसका मतलब आपकी मानसिकता है पिछड़ा, दलित और आदिवासी प्रोफेसर बनने योग्य नहीं है। 12 साल क्या किया? आप नॉट फाउंड सुइटेबल की कैटेगरी में डाल देते हैं उन लोगों को। आप क्या न्याय कर रहे हैं उनके साथ? पूरे देश के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की हालत देखिए सर। देश का है सुप्रीम कोर्ट 1 और 25 हाई कोर्ट। वहां पे कितने जज हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं? पता कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो अगर कहीं उनके साथ न्याय की बात आती है तो आप न्याय नहीं, नौटंकी करते हैं, जानबूझ के दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप उनके हितैषी हैं, जबकि आप है नहीं। आपको है ना, और पूरे देश का वातावरण खराब किया आपने। मैं इस सदन के अंदर आपके माध्यम से सरकार को प्रस्ताव देना चाहता हूं, अगर आपकी नीयत साफ है तो हर विश्वविद्यालय में 2 तरह की कमेटी बनाइए। एक जो सिर्फ और सिर्फ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को देखे, यानी कि जाति के आधार पर भेदभाव को देखे, और दूसरी कमेटी आप वहां पर बनाइए जिसमें कि हर प्रकार के भेदभाव को आप कवर कीजिए। कोई झगड़ा ही नहीं होता। भाषा के आधार पर भेद, लिंग के आधार पर भेद, किसी भी प्रकार का भेद, उसको देखने के लिए एक कमेटी बनाते, और जाति के आधार पर हो रहे भेद को देखने के लिए एक कमेटी बनाते। कोई झगड़ा ही नहीं होना था। आपने जानबूझ के झगड़ा कराया। दूसरी बात मान्यवर, अभी मैं पिछले दिनों एक पदयात्रा कर रहा था
मिर्जापुर से लेकर काशी तक। और उस दौरान काशी के अंदर मंदिरों को तोड़ने का मामला सामने आया। मणिकर्णिका घाट को तोड़ा गया, मान्यवर, मणि को तोड़ दिया गया, माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा को तोड़ दिया गया। और वो वीडियो मैंने ट्वीट कर दिया तो मेरे ऊपर उल्टा मुकदमा लिख लिया गया। कितना मुकदमा लिखेंगे आप लिखिए मुकदमा मेरे ऊपर। मान लीजिए मैं झूठ बोल रहा हूं, आपकी पार्टी के नेता सुमित्रा महाजन जी, उन्होंने कहा कि माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा तोड़ी गई, मणिकर्णिका घाट को तोड़ा गया। आपकी पार्टी के नेता और केंद्र राज्य सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल, उन्होंने कहा मणिकर्णिका घाट को तोड़ा गया, मंदिरों को तोड़ा गया, माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा को तोड़ा गया। आप उन पापियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय मेरे ऊपर एफआईआर कर रहे हैं। आप ऐसा शब्द मत बोलिए। कौन जिन लोगों ने तोड़ा, मान्यवर, जिन लोगों ने मंदिर तोड़ा, उन गुनहगारों को मैं चाहता हूं, चलिए गुनहगार कह देता हूं, भाषा शैली, चलिए मान्यवर गुनहगार संयम के साथ साथ उन गुनहगारों को जिन्होंने उस पुरातन पवित्र मणिकर्णिका घाट को तोड़ा, माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा को तोड़ा, कार्रवाई उन पे करने के बजाय आपने मुझ पर एफआईआर कर ली। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, अगर आपने कोई तोड़फोड़ वहां पर नहीं की है, 3 सदस्यों का, और तीनों बीजेपी के रहे, मैं तो कह रहा हूं 3 के तीनों बीजेपी के लेके जाइए आप। 3 सदस्य भेजिए बीजेपी के संसदीय दल के, और वहां पर दिखाइए कि माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा है, वहां दिखाइए मणिकर्णिका घाट को नहीं तोड़ा गया है, और फिर जो कार्रवाई आप मेरे ऊपर करना चाहें कीजिए। आपने काशी को बर्बाद करने का एक मन बना लिया है। काशी कॉरिडोर के नाम पे आपने सैकड़ों मंदिर वहां पे तोड़ दिए, वहां पे शिवलिंग लंका थाने में पड़े हुए हैं। यह घटना अगर किसी विपक्ष के राज्य में हुई होती, आप पूरे देश में हंगामा कर देते, फसाद करा देते पूरे देश में। लेकिन आपने वहां मंदिरों को तोड़ा, पवित्र घाटों को तोड़ा। 54 देश के नागरिक आते हैं काशी में, मान्यवर, वो वहां पे बिल्डिंग देखने नहीं आते, वो वहां पे आते हैं वहां के पुरातन मंदिरों को देखने के लिए, वो वहां पे आते हैं पुरातन घाटों को देखने के लिए, पौराणिक मंदिरों को देखने के लिए, वो इसलिए आते हैं काशी की गलियों को देखने के लिए। आप वहां तोड़फोड़ कर रहे हैं। जाके पूछिए वहां के लोगों से कितना गुस्सा और नाराजगी उनके मन में है। लेकिन आपको धर्म में भी धंधा करना है, हर जगह धर्म के नाम पे भी धंधा करना है, वो काम आप वहां पे कर रहे हैं। दूसरी बात, इस भाषण में शिक्षा की चर्चा हुई, स्वास्थ्य की चर्चा हुई, जल जीवन मिशन की चर्चा हुई, और कल बजट आया तो आपकी कलई खुल गई। आप विकसित भारत की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं विकसित भारत बनाएंगे। कब बनाएंगे? 2047 में बनाएंगे। उसको 3047 कर दीजिए। 1000 साल बाद कौन पूछने वाला है सर? 3047 में हम भारत को विकसित भारत बताएंगे। 1000 साल बाद कौन पूछेगा? 2047 में कौन सत्ता में रहेगा, नहीं रहेगा, लेकिन आप ऐसा सब्जबाग दिखाते हैं कि आप 2047 में आप विकसित भारत बना देंगे। कैसे विकसित भारत बनाएंगे? शिक्षा का बजट आप रखेंगे 2%, स्वास्थ्य का बजट आप रखेंगे 2%, यानी कि अशिक्षित भारत और विकसित भारत कैसे होगा? अस्वस्थ भारत और विकसित भारत कैसे होगा? आपने ग्रामीण विकास के नाम पे जो बजट का हिस्सा है उसको कम कर दिया, तो एक अविकसित ग्रामीण व्यवस्था के साथ आप विकसित भारत कैसे बनाएंगे? आपने किसानी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए जो बजट रखा उसको घटा दिया। आप कैसे करेंगे विकास? विकसित भारत का आपका सपना क्या है? जिसमें लोग अशिक्षित रहें, जिसमें लोग अस्वस्थ रहें। आपकी आयुष्मान भारत की स्कीम की हकीकत क्या है? एक ही नंबर पे 9999 नंबर पे 10 लाख से ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। 600 से ज्यादा 625 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है। आपकी सीएजी रिपोर्ट में आया आयुष्मान योजना के अंतर्गत। आपने जी राम जी योजना लागू की, उसमें आप कह रहे हैं हम 125 दिन रोजगार देंगे, और बजट में जो निर्धारण कर रहे हैं वो 125 दिन रोजगार देने के हिसाब से आप बजट का निर्धारण नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब आपकी ये घोषणा है। पिछले साल आपने कहा कि अप्रेंटिस योजना हम पूरे देश में ला रहे हैं, नौजवानों के लिए। अप्रेंटिस योजना में जो पैसा आपने सरकार की ओर से निर्धारित किया उसमें 95% कटौती कर ली। तो आप प्रशिक्षण नहीं दे सकते, रोजगार तो बहुत दूर की बात है। यह काम आपने किया। दूसरी बात,
माघ मेला हुआ, बड़ी उसकी चर्चा हुई। आप हमेशा चर्चा करते हैं, महाकुंभ के बारे में चर्चा करते हैं, माघ मेला के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन वहां बड़ी एक अप्रिय घटना हुई, मान्यवर, बहुत ही दुखद घटना हुई। शंकराचार्य जी परम पूज्य अवमुक्तेश्वरानंद जी जा रहे थे स्नान करने के लिए। उनको प्रशासन के द्वारा उनको रोका गया। उनके शिष्यों को, उनके बटुकों को चोटी पकड़ पकड़ के घसीट घसीट के मारा गया उनको। और इतना ही नहीं, उनकी एक मांग थी कि अगर प्रशासन या सरकार मुझसे वार्ता कर ले और अपनी गलती मान ले तो मैं स्नान करूंगा। ना उनसे किसी ने माफी मांगी और ना ही वो स्नान कर पाए। बिना स्नान किए शंकराचार्य जी वहां से चले गए। और भी शर्मनाक बात यह है, आप कितने बड़े धर्म के ठेकेदार हैं। आप देखिए कि आप शंकराचार्य जी को तहसीलदार के माध्यम से चिट्ठी भेज रहे हैं, कह रहे हैं बताओ आप शंकराचार्य हो कि नहीं हो। अरावली पर्वत को साबित करना है, बताओ तुम अरावली पर्वत हो कि नहीं हो। दिल्ली की जहरीली हवाओं को साबित करना है, बताओ हवाओं तुम जहरीली हो कि नहीं हो। इस देश के मतदाताओं को साबित करना है, बताओ तुम भारत के नागरिक हो कि नहीं हो। और शंकराचार्य जी को साबित करना है, बताओ आप शंकराचार्य हो कि नहीं हो। जो लोग अभी तक 12 साल में अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए, वो शंकराचार्य से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांग रहे हैं। यह है आपकी धार्मिक ठेकेदारी। इस तरह से आप धर्म की ठेकेदारी करना चाहते हैं तो देश के अंदर नफरत फैलाकर जो आप राजनीति कर रहे हैं, लोगों के हक को मार के जो आप राजनीति कर रहे हैं, इसका कोई बहुत देश के विकास, कम से कम विकसित भारत आपकी इस विचारधारा, इस सोच से तो नहीं बन सकता। विकसित भारत के लिए यह विचारधारा आपकी काम नहीं करेगी। नफरत फैलाओ और राज करो की अंग्रेजों की जो विचारधारा थी, बांटो और राज करो की जो विचारधारा थी, उससे नहीं बन सकता। मान्यवर, बात कर लें विदेश नीति की। विश्व गुरु बनने की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, पूरे दुनिया में उनका डंका पीटा जा रहा है। हमने देखा किस तरह से अमेरिका से भारतीयों को हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी बांध के अमृतसर पहुंचाया गया। हमने देखा कि किस तरह से सीज फायर के लिए कम से कम 70 बार अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप कह रहा है कि उसने ट्रेड डील की धमकी देकर सीज फायर कराया, ट्रेड खत्म करने की धमकी देके। हमने देखा कि किस तरह से चीन यह कह रहा है कि वो सक्सगाम में निर्माण कार्य करेगा और आपकी पार्टी के दफ्तर में उनके प्रतिनिधि मीटिंग कर रहे हैं। उसी दिन वो बयान दे रहा है, बीजेपी के दफ्तर में वो लोग मीटिंग कर रहे हैं, उसी दिन चीन का बयान आ रहा है कि हम सक्सगाम घाटी में निर्माण कार्य करेंगे, पुल बनाएंगे, सुरंग बनाएंगे। आपकी विदेश नीति क्या है? बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, उस पर आप खामोश रहते हैं, चुप रहते हैं, बोलते नहीं है। आप किसी भी मामले में सामने मुखर होकर सामने आके स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं। अभी एक एप्स्टीन फाइल की चर्चा हो रही है पूरी दुनिया में, उसके बारे में भारत के प्रधानमंत्री को आरोपित किया गया। उसके बारे में सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। तथ्य के कोई चीज को बोलना, मैं कह रहा हूं स्पष्टीकरण देना चाहिए। आपके पास कोई तथ्य है तो आप सर, अगर कोई मैं ये कह रहा हूं मान्यवर, संसद है, इसमें अगर आपके पास कोई स्पष्टीकरण तो देना चाहिए। अगर कोई आरोप लग रहा है, हमारे देश का अपमान है मान्यवर। इनके बोलने के बाद मैं आपको समय देता हूं। आप कैसा काम करना चाहते हैं? खत्म होने से बात देता हूं। अरे भाई, आपके भारत के प्रधानमंत्री पे आरोप लग रहा है, आप लोग उस आरोप का जवाब नहीं देना चाहते। भारत के प्रधानमंत्री पे आरोप लग रहा है, नहीं तथ्य के बगैर होगा तो आप नहीं लगा सकते। तथ्य के विपरीत अगर आप बोलेंगे तो आपका ये चीज नोट नहीं किया जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं मान्यवर, देश व्यवस्थाओं से चलेगी। यहां बैठे हैं जावेद भाई, संभल के अंदर एक जज ने न्याय का फैसला दिया और उस जज का ट्रांसफर कर दिया जाता है। यह जुडिशरी की हालत आपने कर दी है, यह कर दिया आपने। देखिए, न्यायालय ट्रांसफर करता है जज का। अरे मान्यवर, जज का ट्रांसफर हुआ है, अवमानना होगी। जज का ट्रांसफर हुआ है। जज का ट्रांसफर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं करती। तो एडमिनिस्ट्रेटिव तो काम में हुआ, उस पे ना बोले जो कंटेम्प्ट हो कोर्ट का। और
इस तरह से एफआईआर दर्ज करके, लोगों के दबा के, लोगों के अधिकारों को छीन के, हमारी पार्टी के तो खैर पीछे ही पड़े हुए हैं आप लोग। चैतर बसेवा एक आदिवासी नेता हैं, उनको गिरफ्तार करके आपने 3 बार गुजरात के अंदर जेल में डाल दिया। महराज मलिक हमारे विधायक हैं, उनको डाल दिया जेल में। हम लोगों को तो जेल भेज ही चुके। आप रोज मुकदमा लिखते रहते हैं, एफआईआर लिखते रहते हैं। सोनम वांगचुक को अभी भी आपने जेल में रखा हुआ है। तो एक के बाद एक लोगों को, विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल के आप कैसे काम करेंगे? आप पूरे देश में एसआईआर के नाम पे लोगों के वोट काट रहे हैं, एसआईआर के नाम पे लोगों के वोट काट रहे हैं। बस खत्म कर रहा हूं सर, सबको 2-2, 3-3 मिनट मिला है। मैं 1 मिनट में खत्म, 1 मिनट में, आधा मिनट। मान्यवर मैं पार्टी का लीडर हूं, 1 मिनट में खत्म। आधा मिनट। पार्टी का लीडर है मान्यवर एसआईआर के नाम पे आप क्या कर रहे हैं? पूरे देश में करोड़ों लोगों के वोट काट रहे हैं। यूपी की बात अगर मैं कर लूं तो वहां पर आपके ही राज्य निर्वाचन आयोग ने जो चुनाव की सूची बनाई, ग्रामीण चुनाव के लिए, पंचायत चुनाव के लिए और शहरी चुनाव के लिए, उसमें दिखाया 17 करोड़ वोट। और एसआईआर के लिए जो केंद्रीय ज्ञानेश कुमार जी की निगरानी में जो सूची बनी, उसमें दिखाया गया 12 करोड़ 55 लाख वोट, 4.5 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में कहां पर उड़ गए? और आप कह रहे हैं हर बूथ पे 200 वोट बनाएंगे तो 3.5 करोड़ वोट आप ऐसे ही बना लेंगे। तो एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। एसआईआर में आप नेताजी के परिवार को नोटिस भेज रहे हैं। बस खत्म कर रहा हूं मान्यवर। एसआईआर में आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार को नोटिस भेज रहे हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को नोटिस भेज रहे हैं, पूर्व एडमिरल को नोटिस भेज रहे हैं। अब कैसा एसआईआर करा रहे हैं? ये एसआईआर नहीं है, चुनावी घोटाला है। मैं कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुधांशु त्रिवेदी जी, एक मिनट में। फाइल का जिक्र हुआ, एक विकृत यौन मानसिकता के सजाए याफ्ता अपराधी का जिक्र इस संसद के पावन पटल के ऊपर करना इनकी विकृत और विक्षिप्त मानसिकता का प्रतीक है। सर, एक बात फैक्ट ऑफ द मैटर ये है, among the millions of emails there is no direct email with Prime Minister. Sir, no direct message, no direct phone call. मैंने पहले कहा है नहीं कि अगर कोई चीज तथ्य के परत नहीं है तो उसको यहाँ रिकॉर्ड नहीं सर, मैं अपनी बात बस 2 वाक्यों में समाप्त करना चाहता हूं। ना कोई ईमेल है, ना कोई मैसेज है, ना कोई फोन कॉल है। और उसके बाद निराधार अनलगर आरोप के ऊपर एक सजाए याफ्ता अपराधी का नाम लेकर यहां पे बोलना, यह बहुत ही निंदनीय है और इनकी विकृत मानसिकता का प्रतीक है। और सर, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने भी यह कहा है कि वो फॉल्स और सेंसेशनल आरोप है। और प्रधानमंत्री जी इजराइल में अपनी ऑफिशियल यात्रा पे थे, एक मुलाकात ऑफिशियल है, और उसके बावजूद वहां पर सिर्फ एक ही गायन हुआ, वो था राष्ट्रगान। अगर उसमें नाच गाना इनको नजर आता है, हो सकता है इसे राम मंदिर में नजर आता हो। तो मैं इस पे घोर भर्त्सना करते हुए सभापति महोदय सिर्फ एक पंक्ति कहना चाहता हूं, सभापति महोदय सिर्फ एक पंक्ति कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने आरोप लगाने का प्रयास किया है कि राष्ट्रवाद के महामेरु पर वार बहुत ही हल्का है, भारत विकसित रोकने के लिए यह मचा हुआ तहलका है। नहीं, देखो, जो माननीय सदस्य ने जो तथ्य के विपरीत और संविधान के विपरीत बात कही, उसको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। ये जवाब सवाल नहीं है, आपकी बात आ गई। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जो भी आरोप लगाए हैं उसका जवाब दिया जाए, नहीं होगा, उसको डिनाई करें। आप भागते क्यों हैं? नहीं, आप यहाँ पे नहीं पूछ सकते। चलिए नेक्स्ट।